Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम देखो रीट का जो पेपर सॉल्यूशन करेंगे, मैंने आपको बोला था आपका कल पेपर एक रीट का सॉल्यूशन करवाऊंगा आपका सेकंड पारी का, यानी कि शिफ्ट नंबर 2 का। ये आपका जो आपकी सीरीज थी वो सी सीरीज का, ठीक है ना। इससे आप चारों सीरीजों को मिला सकते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपका सेकंड पारी का पेपर, इसमें हम पूरे 150 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्यार साथ वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए ना, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको पूरे 150 प्रश्नों को बताऊंगा। आपके एसएसटी का होगा, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक, आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप इन क्वेश्चन को पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका नाम स्टार मैथ क्लासेज कामा है। क्या है? स्टार मैथ क्लासेज कामा। उससे आप टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, वहाँ से आप बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और अगर आपको इनको प्रूफ चाहिए क्वेश्चन होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर इनका प्रूफ भी मिल जाएगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो। चलिए प्यार साथियों, अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्लीज़ साथियों, एक बार चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ठीक है ना। सीरीज का हम सी सीरीज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा, पहला जो पार्ट होगा वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को, किसका होगा? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का होगा, जिसमें कुल 30 प्रश्न होंगे। ये आपका लेवल 2 का एग्जाम, ध्यान रखना, L2 का है, शिफ्ट 2 में, ठीक है ना। शिफ्ट 2 L2 का ये पेपर है। चलिए पहला जो क्वेश्चन वो क्या कहता है, वो ये देखो, वो ये कहता है नैसर्गिकता से विचारों की सूची में एक तंत्र के द्वारा विशेष समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। देखो, इसमें सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन और इसका आंसर बताऊंगा, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा मस्तिष्क विप्लवन युक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मस्तिष्क विप्लवन युक्ति आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कक्षा अधिगम अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित नहीं है। तो आपकी जो कक्षा अधिगम अभिप्रेरणा की जो भूमिका होती है वो प्रक्रिया में जो प्रत्यक्ष रूप संबंधित नहीं होती, वहाँ की प्रशंसा और आलोचना नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझावित किया गया था। तो शिक्षा में जो मानचित्रण जो आपका किया गया था, अवधारणा मानचित्र, वो किया गया था आपके जोसेफ डी नोवाक ने। ये किया था जोसेफ डी नोवाक ने, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है चौथे नंबर का, वो है शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। देखो, शिक्षण का जो प्रकार है उसका कौन सा उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। जो आपने ब्लूम ने उद्देश्य दिए थे उसमें से आप संज्ञानात्मक था, भावात्मक था और आपका मनोगत्यात्मक था, लेकिन आपका ये वर्णनात्मक कोई शिक्षण का सिद्धांत नहीं होता, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो प्यार साथियों, मिलान कर सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको इनको करवा दिया। और इससे पहले देखो, मैं आपका जो लेवल फर्स्ट का जो पूरे 150 प्रश्नों का आपका सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, वहाँ से उसको वीडियो को आप देख सकते हैं। लेवल 1 L1 का पूरे 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन वहाँ पर करवा दिया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में किसने योगदान नहीं दिया। देखो, शिक्षा क्षेत्र में जो क्रियात्मक अनुसंधान था उसमें किसने योगदान नहीं दिया, तो आपके भाई कर्ट लेविन ने नहीं दिया जी। इसमें देखो क्षेत्रवादी सिद्धांत तो दिए थे, इसने कर्ट लेविन नहीं दिया, बल्कि आपकी स्टेफन कोरे और वंकी ने तीनों ने ही योगदान दिया था, ठीक है ना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6, शिक्षा में किस स्तर पर मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। भाई वो आपका हो जाएगा कौन सा? नामिक मापन। कौन सा हो जाएगा? नामिक मापन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन जो आप इसको बता रहे हो समान अंतराल मापनी, ये गलत है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इसमें यही बता रहे थे, लेकिन ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर का, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है, इनकी मुख्य दर्शन है, उद्देश्य क्या है, ये इसमें पूछा गया था। तो इसका उद्देश्य था बिना बोझ के सीखना, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा, इसका उद्देश्य था बिना बोझ के शिक्षा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि 3 तो कथन सत्य हैं, एक कथन इसमें असत्य है। देखो, अब उस असत्य को ढूंढना है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, ये तो सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान होना चाहिए, ये भी सही है। और आपके प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग गठन होना चाहिए, ये भी सही है। और अध्यापक के लिए प्रति माह न्यूनतम 60 घंटे सप्ताह जो आपको पढ़ाऊंगा, 60 घंटे नहीं बल्कि कितने होते हैं? 45 घंटे। ये आपका असत्य कथन हो जाता है, ये आपका असत्य कथन हो जाता है। आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका
क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9 नंबर का आता है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो ये बहुत डाउटफुल क्वेश्चन था बच्चों का कि एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को डॉट डॉट यानी खाली जगह के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो भाई इसको देखो जीनोटाइप कर रहे वो गलत है, इसका फिनोटाइप होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका जो आपने जीनोटाइप किया था वो गलत है, इसका फिनोटाइप सही हो जाएगा, ठीक है ना। 100% इसका जो आंसर होगा वो फिनोटाइप ही होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी कि किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट एवं पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो भाई वो आपका जैविक होता है। कौन सा होता है? वो आपका जैविक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ भी राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न मनोवैज्ञानिकों ने कौन से बाल विकास संबंधित नहीं है, यानी कि जो आपके बाल विकास सिद्धांत संबंधित ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? देखो जीन प्याजन संज्ञान विकास सिद्धांत दिया था, सामाजिक विकास सिद्धांत अल्बर्ट बांडुआ ने लैब बायस कोशिंग दिया था सिद्धांत आपका विकास सिद्धांत, सांस्कृतिक विकास सिद्धांत वाकई अब्राहम मैस्लो ने ये आपका नहीं दिया। ये आपके अभिप्राय संबंधित अब्राहम मैस्लो इसने आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये संबंधित नहीं था बाल विकास से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन लिए कौन सी विधि नहीं है? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आनुवांशिकता की जो भूमिका होती है उसकी जो विधि नहीं है, अध्ययन करने की विधि नहीं है। देखो आपकी जुड़वा बच्चों का अध्ययन ये भी आपको किया जाता है आनुवांशिकता में, अभिभावक बालक विशेषलेशन ये भी किया जाता है, और समवयस्क समूह का भी अध्ययन किया जाता है। बाकी दत्तक ग्रहण यानी दत्तक जो गोद पर लिए जाते हैं उनका कोई अध्ययन नहीं किया था, ये आपकी नहीं होती। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी आनुवांशिकता भूमिका के अध्ययन के लिए जो विधि नहीं है, वैद्य नहीं है, वो है दत्तक ग्रहण अध्ययन, ऐसा कोई सिद्धांत होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? देखो व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया तो आपके देख गॉड आलपोर्ट ने किया था, सिगमंड फ्रायड ने किया था और कैटल ने भी किया था, लेकिन बीएफ स्किनर ने व्यक्तित्व का नहीं बल्कि इसने अधिगम के सिद्धांत प्रतिपादित किए। किसने? अधिगम के इसने किए थे, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14 नंबर का। हेनरी ए मुर्रे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो आपको पता टीएटी परीक्षण किया गया था, कथानक संप्रत्य परीक्षण किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित? देखो पोषण भी होता है, निद्रा भी होती है, स्वास्थ्य होता है, अधिवास यानी कि उसका जो रहन सहन है वो नहीं होता, अधिवास उनका घर वगैरह उसमें नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की से के सिद्धांत से प्रभावित हुआ? यानी कि विकास का जो नोम चोम्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो आपका भाषा विकास का सिद्धांत दिया, भाषा विकास सिद्धांत दिया था, इसलिए आपका भाषा विकास इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन नंबर ए आपका सॉरी इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी नैतिक विकास सिद्धांत, संज्ञात विकास सिद्धांत और सामयिक विकास सिद्धांत इसमें नहीं होगा, ये मैकडूगल ने दिया था, ये उसने दिया था पियाजे ने, और ये आपका कॉलर ने दिया था। नैतिक विकास कॉलर ने और संज्ञात विकास का पियाजे ने और ये सब मैकडूगल ने दिया था, और भाषा विकास सिद्धांत नोम चोम्स्की ने दिया था, ठीक है ना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप अच्छे देखिएगा। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताओं आधारभूत से होती हैं? देखो स्वभाव में जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो आधारभूत से होती है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो होती है आपकी कौन सी? वो होती है अधिग्राहित। कौन सी होती है? अधिग्राहित। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अधिगामित नहीं, जन्मजात नहीं, सांस्कृतिक नहीं, बल्कि क्या होती है? अधिग्राहित होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आता है रचनात्मक चिंतन कौन सा प्रकार संबंधित? देखो रचनात्मक चिंतन को हम बोलते हैं सृजनात्मक चिंतन भी बोला जाता है, ये आपके संबंधित होता है अपसारी चिंतन से, ठीक है ना। अपसारी चिंतन से रचनात्मक चिंतन संबंधित होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है, यह था मानसिक विमंदित पद को किस पद से के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है? यानी कि जो आपका मानसिक विमंदित पद के किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखो एक होती है आपकी बौद्धिक अयोग्यता और एक होती है आपकी बौद्धिक प्रतिकूलता। तो इसमें आपको हो जाएगा कौन सा? बौद्धिक अयोग्यता। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसको किया गया, ठीक है, बौद्धिक अयोग्यता को, ऑप्शन ए। बाकी आपकी बौद्धिक प्रतिकूलता नहीं होगी, यहाँ आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपके ज़्यादातर विद्यार्थी ने यही किया था, क्योंकि प्रतिकूलता या मतलब नेगेटिव सा ऑप्शन लग रहा, बल्कि इसमें ये नहीं पूछ गया, इसमें ये पूछ गया था कि जो मानसिक विमंदित पद को किसके साथ प्रतिस्थापित किया जाता है? बौद्धिक अयोग्यता के साथ। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखो ये भी बहुत विवादित क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के सैद्धांतिक अवतरण के लिए निम्न में कौन सा सत्य नहीं है?
सत्य नहीं है। तो भाई देखो व्यक्तित्व देखो स्थायी और आपका सामान्य, स्थिर और अनूठा, इसमें से आपको सत्य नहीं बताना। बाकी देखो इसमें दो ऑप्शन है आपके, स्थिर और सामान्य, सेम से ऑप्शन है दोनों ही। तो इसमें से आप बताइएगा ए सही है या फिर इसका बी सही है। तो इसमें मेरे हिसाब से होना चाहिए बी ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है ना, आपके हिसाब से। बाकी हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता है संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। तो आपका वो जो वाचिक पता कैटल वाला इसमें आना चाहिए था, वो है नहीं। तो हम जाएंगे सीधे इसके बैचलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापने पर, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। बाकी इसमें होना था सांस्कृतिक मुक्ति जो परीक्षण दिया था कैटल ने दिया था, आरवी कैटल ने दिया था, वो होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप जाओगे बैचलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापने को जाओगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है देखो, बहुआमी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता शामिल नहीं है। देखो आपको पता होगा जो गार्डनर ने अंतर्व्यक्त बुद्धि बताई थी वह प्राकृतिक बुद्धि 1998 में जोड़ी थी, और आपकी अस्तिवादी बुद्धि जो अस्तित्वकारी जो बुद्धि है 2000 में जोड़ी थी, ठीक है ना, इसने जोड़ी थी। बाकी सांबे की जो बुद्धि किया था वो डेनियल गोल्डमैन ने किया था। किसने किया था? डेनियल गोल्डमैन ने इस पर किया था, इसलिए आपका जो बुद्धिमत्ता संबंध नहीं है वो डेनियल गोल्डमैन सी से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी तीनों ही इसने बताई थी गार्डनर ने, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। देखो आपको बताना है इसमें व्यवहारात्मक लक्षण। देखो आपको पता होगा कि आपकी एक तो होती है समायोजन की प्रत्यक्ष विधि और एक होती है अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष विधि को ऐसा होता है आक्रामकता, इनके एग्रीनेस जो आपको होती है, इसमें यही व्यवहारात्मक कुसमायोजन का यानी कि कुसमायोजन को व्यवहारात्मक लक्षण माना जाता है, ठीक है ना। बाकी असुरक्षा, चिंता, उदासीनता ये कोई ऑप्शन में ये सारे गलत थे। बाकी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आक्रामकता कह सकते हैं या फिर एग्रीनेशन इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24 कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं। देखो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं, ये आपको बताना है। देखो आपको बताना विभिन्न पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, ऑप्शन भी कहता है खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, विभिन्न शिक्षण विधियां और विशेष गतिविधि के लिए प्रशिक्षण। देखो इसमें आपको जो सभी ऑप्शन मतलब कि इसके कैसे पॉजिटिव से लग रहे हैं, बाकी इसमें आपको नहीं छांटना था इसमें से भी, तो आपको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैसे हो जाएगा। देखो खेलकूद एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां विकास, यानी कि इसमें जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको खेलकूद के साथ अतिरिक्त पाठ्यक्रम हम नहीं बता सकते, ये होते हैं प्रतिभाशाली के लिए, प्रतिभाशाली के लिए होते हैं अतिरिक्त पाठ्यक्रम, बाकी यहाँ पे खेलकूद प्रतिभाशाली के लिए नहीं होते। इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये संबंधित इससे कम संबंधित है, बाकी ये है तो चारों ही सही है इसमें, बाकी ये थोड़ा सा है और की बजाय सबसे कम है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है तो डिसलेक्सिया कहा जाता है। आपको सभी पता होगा डिसलेक्सिया कहा, डिस्कैलकुलिया आपके गणित को कहा जाता है, डिसमेंथिया आपके डिस्ग्राफिया लेखन को कहा जाता है, और डिस्थीमिया आपके भ्रम संबंधी को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपके न्यूनतम आधारित सुविधाओं से वंचित होते हैं उनको कैसे किया जाता है, बताइए। अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक या फिर प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक, तो उनको किया जाता है जो न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं उनको कहा जाता है प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बाकी इसमें विशिष्ट बालक और पिछड़े बालक नहीं आएंगे, ध्यान रखना। पिछड़े, विशिष्ट और अपराधी बालक बल्कि उनको कहा जाएगा प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 अधिगम में पुरस्कार एवं दंड की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। देखो आपको पता होगा अधिगम में जो पुरस्कार एवं दंड का जो प्रतिपादन किया पुनर्बलन के रूप में कार्य करता है। किसका कार्य पुनर्बलन के रूप में कार्य करता था, ये आपने किस दिया, BF स्किनर ने दिया था। BF स्किनर ने और हल ने अपना पुनर्बलन सिद्धांत में प्रयोग किया था। भाई दंड और पुरस्कार किसने किया था, BF स्किनर और हल ने। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा BF स्किनर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था 28 नंबर क्वेश्चन कि अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल ये तो सत्य है। अपेक्षाकृत स्थायी रूप से यानी रूप से स्थायी परिवर्तन परिलक्षित होता है, ये भी सही है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल ये भी सही है। अधिगम जन्म बिल्कुल नहीं, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं। देखो आपने पता होगा गेट्स से अन्य ने एक परिभाषा दी थी, कौन सी दी थी कि जो अधिगम होता है वो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, तो जन्मजात नहीं होता। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 इवान बी पावलव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध क्लासिक अनुबंध सिद्धांत अधिगम निम्न
द्वारा समझाता है। तो भाई देखो इसमें आपका क्या समझाता है, आपके साहचर्य को दर्शाता है, इनके उद्दीपक उद्दीपक मध्य साहचर्य होता है उसको ये दर्शाता है। बाकी पुनर्वलन सिद्धांत हमने किसने दिया था, आपका दिया था स्किनर ने, और आपका अंतर्दृष्टि का कॉलर वर्दीमर कोपकान दिया था, और अनुकरण सिद्धांत कोई होता ही नहीं, ठीक है। इसीलिए आपका इसमें साहचर्यवाद सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, निम्न कौन सी बालकों के लिए अधिगम प्रक्रिया नहीं है। तो आपको अधिगम प्रक्रिया नहीं है, देखो आपकी प्रतिबंधन अधिगम प्रक्रिया होती है, तर्क भी होती है, कल्पना होती है, आपकी परिपक्वता मैच्योरिटी जो आपकी होती है ये अधिगम प्रक्रिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों हमने जो आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इसमें हल कर लिए। अब आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो पाए, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। तो प्लीज़ साथियों जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी भाषा फर्स्ट, हिंदी भाषा फर्स्ट के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो प्लीज़ साथियों एक बार आप जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए। और अगर आपने अभी तक लेवल 1 का, अगर देखो आपने L1 का अगर हम पेपर नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार वो जाके देखिए, उसमें 150 प्रश्नों को मैंने सॉल्व अच्छे से करवा दिए, वो जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना देखेंगे कौन सी, अपना देखेंगे अपना जो भाषा से फर्स्ट आपकी हिंदी, ठीक है ना, हिंदी में भाषा फर्स्ट देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो आपका भाषा तो फर्स्ट है और हिंदी का कुल 30 प्रश्न है, इसमें हम 30 प्रश्नों को देखेंगे, आपके बताना कितने क्वेश्चन इसमें राइट होते हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन आता है देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आपके 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। रिपीटेड क्वेश्चन आपका क्या, इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक पक्ष के रूप में तत्व शामिल नहीं। देखो भाषा भी आंतरिक होती है और विषय सामग्री आंतरिक शैली होती है, लेकिन जो जिल्द होता है वो आपके किताब का जो आपका पाठ्य पुस्तक होता है उसका प्रथम पट जो आपका प्रथम वो होता है, कह सकते हैं हम, जो आपका मूलतः वो होता है पट्टा होता है उसके ऊपर चढ़ाई जाती है जिल्द, उसको सुरक्षित रखने के लिए। इसके आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय से कौन सा लाभ होता है। तो देखो उस भाषा पुस्तकालय का लाभ आपको बताना है। तो भाई ऑप्शन ए कहता है कक्षा शिक्षण की पूर्ति बिल्कुल होती है और स्व अध्याय के लिए अवसर ये भी होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 33 आता है, मौखिक परीक्षाओं का गुण है। तो आपको बताना मौखिक परीक्षाओं का गुण है। तो देखो मौखिक परीक्षाओं का गुण में देखते पहला ऑप्शन क्या कहता है कि एक शिक्षक एक ही समय में एक ही छात्र को परीक्षा ले सकता है, बिल्कुल गलत है। एक समय में एक छात्र की मौखिक नहीं बल्कि 2 से 3 की आसानी से ली जा सकती है। आपने देखो छोटी कक्षाओं में देखो आपकी मौखिक जो टेस्ट होते थे, आपने देखो छोटी कक्षाओं में देखोगे मौखिक टेस्ट जिसमें आपके टीचर आपको 5-5, 6-6 करके विद्यार्थी को बुलाते थे, तो इसमें आपके एक छात्र अधिक ले सकते, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन बी कहता है मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। मौखिक को वस्तुनिष्ठ बल्कि ये कैसी होती हैं, ये अति लघुत्रात्मक होती है, इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को पूछा जाता है। ऑप्शन सी कहता है इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशलों को सुनना पढ़ने बोलने का एक साथ मापन किया, बिल्कुल किया जाता है, ये इसमें सही है, ठीक है ना, ये इसका गुण मान जाता है। और अगला देखते हैं, इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों को लेखन कौशल मापन नहीं किया जाता, ये इसका दोष हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका दोष हो जाता है, बाकी ये इसका क्या है, इसका गुण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में कौन सा पद नहीं है। तो आपको बताना जो उपलब्धि परीक्षण संबंधी निर्माण पद नहीं है, तो भाई वो आपका आ जाता है परीक्षा पुनर्निरीक्षण, आपका आ जाएगा परीक्षा पुनर्निरीक्षण। आपका परीक्षण और पुनर्निरीक्षण में जो पद है आपका ये इसमें उपलब्धि परीक्षण निर्माण हेतु उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 35, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष। आपको इसमें दोष बताना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष। तो ऑप्शन ए कहता है अल्प समांतर में होने वाली परीक्षा टेस्ट से विद्यार्थी को पूरे विषय का अध्ययन रहता है, इसमें अध्ययनशील रहते हैं। ऑप्शन बी कहता है शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन परामर्श निरंतर देते हैं। ऑप्शन विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है। ऑप्शन डी कहता है कि विद्यार्थी पर वर्ष भर की जो परीक्षा का भय बना रहता है, ये गलत होता है। वर्ष भर की परीक्षा का भय बना जिसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है, इसलिए आपका जो व्यापक मूल्यांकन का दोष है वो ये इसमें आ जाता है। विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है और जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 36 नंबर का प्रश्न आता है। देखो अगला क्वेश्चन आता है ट्रेजेडी, यानी कि ये शब्द की उत्पत्ति, यानी कि ट्रेजेडी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई थी। देखो ये इंग्लिश भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसकी ये विदेशी शब्दों का अंतर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सुधाकर देखो पर्यायवाची, ये चंद्रमा का पर्यायवाची, सुधाकर किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची, और इसमें चंद्रा का पर्यायवाची क्या, शशांक परमाची है किसका, चंद्रमा का। ऑप्शन नंबर सी इसलिए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर का, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो देखो जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो उसको कहते हैं संवेदित। क्या कहते हैं, संवेदित। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट
हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन था 39, आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग जोड़ते हैं? तो देखो आवश्यक का हो जाएगा अनावश्यक, अनावश्यक तो अन उपसर्ग जोड़ दिए, क्या बन जाएगा अनावश्यक, ठीक है ना। ये वाला अन नहीं आएगा, इसमें जो अन आएगा ये वाला आएगा हलंत वाला, ये नहीं आएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि सामयिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो आपके सामयिक समय में आप एक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा सामयिक बन जाएगा। बाकी ये प्रत्यय ये नहीं है आपका, इसमें समय में अगर हम एक प्रत्यय लगाते तो क्या बनता है आपका, क्या बनता है सामयिक बनता है। एक प्रत्यय लगाते, सॉरी इसमें छोटे वाला ई होगा, ऐसे ये वाला होगा, ठीक है। क्या बनता है सामयिक बन जाता है ये शब्द, एक प्रत्यय इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीतिहार्थ शब्द में संधि है, तो नीतिहार्थ में आपका संधि कौन सा, दीर्घ संधि हो जाएगी, कौन सी है नीति प्लस अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा नीतिहार्थ, क्या बन जाएगा नीतिहार्थ, और शब्द क्या हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा अव्यय नहीं है? तो निम्न में से कौन सा अव्यय नहीं? देखो अधिक पूर्व जब, ये तीनों अव्यय, बाकी रचना अव्यय नहीं है, रचना का अव्यय, क्योंकि अव्यय शब्द वो होते हैं जिनका लिंग बहुवचन परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि जब का कोई परिवर्तन, जैसे कि रचना को तो रचनाओं बना सकते हैं, रचनाओं इसका बना सकते हैं, रचनाएं बना सकते हैं, शब्द बन सकते हैं, लेकिन रचना क्या है ये अव्यय शब्द नहीं, विकारी शब्दों का अंतर अब विकारी शब्द, ठीक है ना, ये अव्यय नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है अनुसार शब्द कौन सा समास है? अनुसार शब्द में कौन सा समास? अनुसार शब्द में आपका समास अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ध्यान रखना, ए राइट हो जाएगा, अव्ययभाव में आपका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है वह समास, यानी कि वह शब्द सर्वनाम है, वह शब्द सर्वनाम है, तो ये आपका निश्चयवाचक कौन सा जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी आप देख लीजिए कौन सा समास हो जाएगा इसमें, निश्चयवाचक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि लोभ शब्द संज्ञा कौन सी, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाई आप अच्छे से कह सकते हो जो आपका लोभ शब्द है इसमें जो आपकी संज्ञा हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी भाववाचक, क्या हो जाएगी भाववाचक, इसमें संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 46 नंबर का आता है, जातियां शब्द का एक वचन होगा। देखो जातियां शब्द का एक वचन होगा, जाति ये वाला जाति हो जाएगा, बल्कि ये वाला जाति नहीं और ये वाला जाति नहीं, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें छोटी की मात्रा आ रही है उसमें टी में वो आपका हो जाएगा जाति है। हिमायती शब्द का अर्थ होता है हिमायती, जैसे कि आपको होता है पक्षपाती, यानी कि किसी का पक्ष करना उसको कहते हैं हिमायती, कहते हैं ना भाई बच्चे जब झगड़ते हैं उसका हिमायत लेने के लिए जाते हैं उसको कहते हैं हिमायती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, क्या पक्षपाती, किसी की पक्ष करना उसको कहा जाता है हिमायती, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 48 नंबर का, इनका असर भी पड़ रहा है वाक्य में कौन सा काल है? इनका असर भी पड़ रहा है, रहिए रहे हैं, यानी कि वर्तमान काल की वाक्य, तो इसमें आपको कौन सा हो जाएगा, इसमें आपको पढ़ रहा है तो इसमें सामान्य वर्तमान हो जाएगा, वाक्य इसमें होना चाहिए क्या पढ़ रहा है, इसमें अपूर्ण वर्तमान होता नहीं आपको पता, इसलिए आपको इसमें सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। विधा, विधा शब्द है तो विधा शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, स्त्रीलिंग शब्द आपका विधा शब्द कैसा है स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है ना। चलिए व्यक्ति शब्द का बहुवचन होगा, देखो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया था बच्चों को, व्यक्ति शब्द का व्यक्तिवचन होगा, व्यक्तियों क्या होगा व्यक्तियों, बाकी वैयक्तिक नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तब बनता है आपका वैयक्तिक, क्या बनता है वैयक्तिक, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, बाकी ना कि वैयक्तिक, इसमें एक प्रत्यय जुड़ा हो इसलिए गलत है, ठीक है ना। 51 क्वेश्चन था राजस्थानी भाषा शब्द का मानक रूप, हिंदी मानक रूप होगा तो भाई वो होगा भाषा, क्या होगा भाषा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य के अंग, देखो वाक्य के अंग, तो वाक्य के दो अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। ऑप्शन बी, ऑप्शन 53 कहता है 53 नंबर क्वेश्चन, जो वाक्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो उसे कहलाते हैं, तो भाई ये कहलाता है प्राधान उपवाक्य, क्या कहलाता है प्रधान उपवाक्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना होता है उसे कहते हैं प्रधान उपवाक्य, ठीक है ना, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है टोपी उछालना, टोपी उछालना यानी कि पगड़ी उछालना या फिर टोपी उछालना, इसका अर्थ होता है अपमानित करना, क्या होता है अपमानित करना, मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित करना, टोपी उछालना या फिर अपमानित करना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है मौज मस्ती में जीवन बिताना उपयुक्त लोकोक्ति है, मौज मस्ती में जीवन बिताने का अर्थ होता है आपका 8 बार 9 त्योहार, क्या होता है 8 बार 9 त्योहार मतलब होता है मौज मस्ती में जीवन बिताना, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको देखिएगा एक बार,
विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों व लिपियों का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के लिए कौशल दक्ष प्राप्त यानी दक्ष किया जाता है, यह विधि कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। तो भाई इसको कहा जाता है पाठ्य पुस्तक विधि। क्या कहा जाता है? पाठ्य पुस्तक विधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 57वां प्रश्न आता है, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो डाल्टन ने ही किया था। किसका किया था? डाल्टन विधि का आविष्कार किसने किया था? डाल्टन ने ही किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था 58 का, बिलूम उपम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया सम्मिलित पद है। तो वो आपका हो जाए क्या? देखो ना तो सामान्यकरण, प्रस्तुतिकरण, व्यवहारिक ये तो नहीं थे, आपका व्यवहार परिवर्तन इसमें था, क्योंकि इसने त्रिध्रुवी प्रक्रिया दी थी। इसमें देखो शिक्षण के उद्देश्य था, यहाँ पर शिक्षा के आपको व्यवहारगत परिवर्तन था और आपके शिक्षक के संबंध था, यानी कि शिक्षक के संबंधित था। ये इसमें 3 पद बताए थे आपके बिलूम त्रिपदी में। उद्देश्य थे, एक वहाँ पे व्यवहारगत परिवर्तन थे और एक यहाँ पे शिक्षक के उद्देश्य थे, ठीक है ना। ये आपके इसने बताए थे। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर बच्चों ने गलत किया था। क्या कि सुंदर अनुलेख के लिए आवश्यक शर्त है, अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक की सहायता यानी कि विद्यार्थी को शिक्षक की सहायता न करें, ये भी नहीं हो सकता आपका। अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए, ये भी नहीं। ये तो अनुलेख सस्वर नहीं, सश्रुत वाचन हो जाता है आपका, श्रुत लेखन हो जाता है। ये तो ऑप्शन डी कहता है। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर को आखिरी प्रश्न, भाषा से एकदम दृश्य श्रव्य साधन है। दृश्य श्रव्य तो देखो आपको चित्र विस्तारक यंत्र, एपिडाइस्कोप ये भी नहीं होता, आपको ग्रामोफोन ये भी नहीं होता, चार्ट भी नहीं होता। देखो दृश्य सामग्री है, ये आपका चित्र विस्तारक यंत्र, प्रक्षेपी सामग्री का अंतर आता है, ये दृश्य सामग्री में आएगा। ये भी ग्रामोफोन, ये भी आपके श्रव्य सामग्री में जाएगा। बट आपको नाटकीकरण, जिसको हम नाटक कह सकते हैं, जो आपका नाटक होता है, ये दृश्य और श्रव्य के अंतर्गत आता है। इसमें आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अब हमने हिंदी भाषा फर्स्ट का भी पेपर सॉल्व कर लिया है हिंदी का। तो अब आप बताइएगा आपके हिंदी में कितने क्वेश्चन हुए राइट, और आपके हिंदी में कितने हुए और आपके साइकोलॉजी में कितने हुए, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स। और L1 का अगर पेपर नहीं देखा है तो उसकी हमने आपको पहले ही सॉल्व कर डाल रखा कक्षा, उसको आप देख सकते हो, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से आपको 150 प्रश्नों को सॉल्व करवाए। तो प्यारे साथियों, अब हम देखेंगे क्या आपका अगला पार्ट होगा, जो भाषा सेकंड आपकी जो संस्कृत थी उसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। भाषा संस्कृत को हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम संस्कृत भाषा सेकंड और आपके संस्कृत को पढ़ने वाले, भाषा सेकंड आपकी संस्कृत को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके 30 प्रश्न होंगे। अब आपको बताना है इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है, ये आपको बताना होगा। चलिए प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कहता है, 61 नंबर का क्वेश्चन है, वो कहता है संस्कृत भाषा शिक्षण है अनुपात से क्रमस्य चय सिद्धांत अनुसार ने प्रारंभिक इस तरह प्रधानता भवती, यानी कि जो आपके संस्कृत भाषा शिक्षण में जो अनुपात क्रमस्य जो सिद्धांत अनुसार जो प्रारंभिक चयन किया जाता है, उस कौन सी विधि में किया जाता है, फिर कौन सा कार्य किया जाता है, वो आपको कहता है मौखिक कार्य से। मौखिक कार्य में ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप हो जाएगा। जो इसमें तुलनात्मक अध्ययन करे थे वो गलत है, ध्यान रखना, इसमें तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन 62 नंबर का, या भाषा अध्यापनीया सा स्वाध्याय देने बोधनियाम इतरते भाषा शिक्षणम विधि अस्ति, यानी कि आपका बताना है इसमें आपको 62 में कौन सा होगा। तो भाई 62 में का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, प्रत्यक्ष विधि। कौन सा जाएगा, प्रत्यक्ष विधि में ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हर्वर्ट पंचपदी विधेयु सोपानमस्ति, यानी कि जो हर्वर्ट पंचपदी का जो आपका सोपान है वो आपको बताना। तो भाई कौन सा सोपान, उसका तुलना विधि, उसका सोपान होता है हर्वर्ट पंचपदी का, ठीक है ना। चलिए इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है वैदिक शिक्षा पद्धति अपि दृश्य साधनम प्रयोग के कथम विहित, यानी कि जो वैदिक शिक्षा में जो आपकी वैदिक शिक्षा में पद्धति में जो आपकी दृश्य साधन जो प्रयोग किया जाता है कौन सी विधि में किया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो भाई आपके 64 में का राइट आंसर हो जाएगा ताल पत्रेशु विलिखितनाम रेखा चित्रनाम प्रयोगन, यह आपकी इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप मिलान कर लीजिएगा आपके प्रश्न पत्र का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, शैक्षिक भ्रमण है संस्कृत शिक्षण है साधनमस्ति, यानी जो शैक्षिक भ्रमण है संस्कृत में साधन के रूप में किसको जाना जाता है। देखो शैक्षिक भ्रमण को देखो ना तो श्रव्य साधन कह सकते हो ना ही दृश्य कह सकते हो, बल्कि देखो एक श्रव्य दृश्य सामग्री हो सकता है और क्रियात्मक अनुसंधान, क्योंकि ये प्रयोगशाला विधियों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो इसे डाउटफुल क्वेश्चन है इसका आपको आंसर बताना है, इसमें सी राइट होगा या फिर इसमें डी होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मेरे हिसाब से सी और डी दोनों ही सही है, ठीक है, इसमें दोनों ही सही होने चाहिए, क्योंकि क्रियात्मक अन्य साधनों में भी ये शैक्षिक भ्रमण को लिया जा सकता है, ठीक है ना, और इसमें दृश्य श्रव्य साधन के रूप में इसको जाना जाता है। ऑप्शन दोनों ही सही है। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए
अगला क्वेश्चन आपका आता है, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि संदर्भ व्याख्याम कथाम आप कथाया साराधिक लेखनम संपदा च प्रश्न भवती, यानी कि जो आपके संदर्भ व्याख्या तक और कथा या था संवादी जो प्रश्न होते हैं लेखनम संबंध किस में आते हैं, वो आपके निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखो अगला क्वेश्चन आता है कि पाठ्य पुस्तक संचिता सामग्री भवेत, यानी जो पाठ्य पुस्तक होते हैं उसकी जो संचिता जो सामग्री का भवेत होती है वो क्या है, तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छात्रनाम शारीरिक मानसिक स्थान। जो आपकी पाठ्य पुस्तक सामग्री होती है वो उस कैसे सुव्यवस्थित होनी चाहिए, आपके छात्र जो छात्र नाम के शारीरिक मानसिक विकास के अनुसार होनी चाहिए। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 68 नंबर क्वेश्चन आता है संस्कृत शिक्षण संस्कृत भाषा शिक्षण सर्वप्रथम भाषा कौशल विद्यते, यानी कि जो आपका प्रथम कौशल है वो कौन सा है, प्रथम कौशल आपको कौन सा होता है, श्रवण होता है। कौन सा होता है, श्रवण। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न उत्तर अनेक प्रश्न विकल्प दिए थे, यानी कि प्रश्न जो आपके प्रश्न उत्तर उसमें अनेक विकल्प होते हैं, तो ये सीधा ही इसको पढ़ित नहीं, तो आपके अनेक विकल्प किस्म होते हैं, बहुविकल्प प्रकार जो प्रश्न होते हैं वो आप में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्प प्रश्नार्थ होते हैं, उसमें ही ये आपका होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुविकल्प प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा 69वें नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य मस्ती, यानी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, भाई इसका उद्देश्य होता है निदानात्मक परीक्षण उपरांत बालक से न्यूनतम परिष्कार शिक्षण, यानी कि निदानात्मक के बाद आप बालकों का आपका उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए, इसी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 71 नंबर का श्वेता वर्ण इत्रत्य के समास है, यानी कि आपको बताना है जो श्वेता वर्ण है उसमें कौन सा समास है, तो भाई इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा, श्वेता वर्ण में, ये आपको इसमें बताना है। तो भाई बताइए इसमें बहुब्री समास है, आपका कर्मधारय समास है, या फिर अव्ययभाव या फिर तत्पुरुष, तो इसमें आपका समास हो जाएगा कौन सा, अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कत्वा अत्र धातु प्रत्यय यस, यानी कि जो आपके कत्वा धातु इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपका हो जाएगा क्री प्लस कत्वा धातु, क्री धातु मगर कत्वा प्रत्यय होता है जब बनता है कृत्वा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसमें आपका ऑप्शन बी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना, ये ना ये ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 73 का मात्रायाम इत्रत्य विभक्ति, यानी कि मात्रायाम में कौन सी विभक्ति है, तो यह भाई इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति प्रथमा एक वचन हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति प्रथमा एक वचन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है उत्पादिति इत्रत्य उपसर्ग अस्ति, यानी कि उत्पादित कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आपका उद उपसर्ग, ठीक है, कौन सा उद उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उद और उत दोनों ही उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, उद दोनों होते, इसका अर्थ ये हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपको 75 नंबर क्या है कि विश्वनाथ कृष्ण यानी कि कुशल कृष्ण अपि अस्ति अस्मिन वाक्य अव्यय पदम अस्ति, यानी कि इसमें आपको अव्यय पद बताना, तो इसमें अव्यय पद आपको हो जाएगा अपि, कौन सा हो जाएगा अपि, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अपि एक अव्यय शब्द होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका सुवर्ण इत्रत्य कै समास, यानी कि आपको सुवर्ण में समास बताना, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा, कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ लोग अव्ययभाव बता रहे जो गलत है, इसमें आपका समास ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आपका दृष्टि इत्र से प्रत्यय अस्ति, यानी कि दृष्टि शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो आपका कथ प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कथ प्रत्यय इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है उपयुक्त श्लोक का छंदस्य नाम अस्ति, यानी कि जो आपका इसमें जो आपका ऊपर दे रखा है इसमें आपको श्लोक में छंद बताना, इसमें कौन सा छंद है ये आपको देख ली, मात्रा लगा लीजिए कौन सा छंद है, तो आपका इसमें उपजाति छंद हो जाएगा, कौन सा जाएगा, इसमें उपजाति छंद हो जाएगा, उपजाति छंद इसमें ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 79 नंबर का शिलालासु कृष्णासु नैते ही मृग्या इत्रते विशेषण पदमस्ति, यानी कि इसमें विशेषण पद बताना है, तो कृष्णासु आपका विशेषण पद इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर का मरु इत्र से लिंग मस्ती, तो मरु शब्द में आपका पुरलिंग शब्द कौन सा, ये पुरलिंग शब्द, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ये पुरलिंग शब्द मरु, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 81 73 इमाम संख्याम संस्कृत में लिखा था, यानी कि 73 को अगर संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा, त्रिसप्तति इसको लिखा जाएगा, ध्यान रखना त्रिसप्तति इसको लिखा जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 6:10 संस्कृत समय लिखे जाए, 6:10 का आपको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे देखो सार्ध सटवादनम, यानी कि 6:30 ये भी नहीं होगा, सपाद सतवादनम यानी कि ये भी आपका 6:15 हो जाएगा, और ये कि दशाधिक पंचवादनम यानी कि 5:10 ये भी नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
10 अधिका सट बादनम यानी कि 10 अधिक सट बादनम 6:10 हो रहे हैं, इसका मतलब ये बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है महेश्वरी सूत्रम घस प्रत्याहारे वर्णा भंती। तो हम घस प्रत्याहार जो वर्ण होते हैं वो आपको होते हैं घ ढ और ध, यानी कि डी ऑप्शन आपके होते हैं। ठीक है, ध्यान महेश सूत्रम जो आपके 14 महेश सूत्र होते हैं उसमें आपका ये होता है घ प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है ना, ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, देखो आपका 84 नंबर का प्रश्न आता है मैं खेल का समय नष्ट नहीं करूंगा, आपको ये संस्कृत में वाक्य बनाना। तो देखो मैं खेल का मतलब कि मैं खेल का समय नष्ट नहीं करूंगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये आपका भविष्यकाल में वाक्य बन रहा है, आपको पता होगा मैं खेल का अहम कृतवा समय नष्टम ने करोमी, ये आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ऐसा आपके इसमें बन जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन आपका इसमें बन जाएगा, यानी कि अहम कृतवा समय नष्टम न करोती करोमी, ये आपका ऑप्शन नंबर भविष्यकाल में बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखो एक समय राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ा, इत्रत्यस्य वाक्यम संस्कृत नाम कुरुत, यानी इसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। एक समय इसका हो जाएगा एकदा राजा दिलीपम यज्ञम करुत्तम एकम अश्वम मोचुचुम, यानी कि ये इसका हो जाएगा मोमुच है। ठीक है ना, इसका अर्थ हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक समय राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ा, तो इसका हो जाएगा एकदा राजा दिलीपम यज्ञम करुत्तम एकम अश्वम मोमुच, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब का क्वेश्चन आता है आपका 86 नंबर, यह इत्रत्य वर्ण उच्चारणम स्थानम स्थिति आपका तालु है, इस नाम तालु हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 87 नंबर, क्या आता है ईश्वर सर्वनाम रक्षते इत्र से वाच्य परिवर्तन करो। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न, आपको वाच्य परिवर्तन करवाना होगा। देखो ये आपका बना हुआ किसमें, ये आपका बना हुआ है आपके कर्तृवाच्य में, ऐसे बना हुआ, इसको आपको 311 में बदलना होगा, 311 में इसको बदलना होगा। तो ईश्वर का बना ईश्वरेण, देखो हम ईश्वरेण इसमें नहीं है, बाकी इसमें भी ईश्वरेण, इसमें भी, तो आपका ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो गया। उसका कह रहा सर्वनाम, यानी कि जो सर्व धातु होती है आपकी, सर्व धातु क्या है आपका, सर्व आपका क्या होता है, ये आपका सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द होते हैं, इसमें आपको बनाना होगा। देखो सर्वनाम इसको बदलना पड़ेगा, किसमें बदलना होगा, इसको बदलना होगा तृतीया में, किसमें बदलना होगा, ये आपका द्वितीय को बनाओ, इसको प्रथम में बदलना होगा, तो ये चलेगा सर्वे, यानी कि सर्वे के साथ चलेगा। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब आपका रस्सा ये होगा या फिर ये होगा, इसमें कैसे चुनेंगे, अब आपके रक्षति धातु है रक्षति, तो हम अते एते अंत्य क्या बनेगा, अते एते अंत्य के हिसाब चलेंगे, तो आपके बहुवचन बन जाएगा। प्रथम पुरुष जो आपको प्रथम पुरुष करता होता है उसमें बहुवचन बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपके ईश्वर रक्षे रच्यंते अते एते अंते, ये तो आपका प्रथमा एक वचन बन जाता है, ये बन जाएगा बहुवचन में, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आपको वाच्य परिवर्तन आपको आने चाहिए। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर एक आप राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 88 नंबर का, मया चंद्र पश्चाते इत्र से वाक्य संशोधन है कि आपको वाक्य संशोधन करना है। मया चंद्र आपके पश्चाते, यानी कि अब देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, इसको देखो अहम पश्चाते ये तो होगा नहीं, तो आप देखिए मया इसमें भी, मया इसमें भी, इसमें मया भी, इसमें चंद्रम चंद्रम और चंद्र। अब आपको बताना इसमें करना क्या होगा। देखो चंद्रम इसका जो वाक्य सूत्र होगा इसको चंद्र ही बनेगा, बाकी जो पश्चाते इसका रियल अर्थ हो जाएगा दृश्यते, क्या हो जाएगा दृश्यते, तो दृश्यते इसमें, तो इसमें चंद्रम, इसलिए गलत हो गया ये, तो ये भी गलत और ये भी गलत, क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मया चंद्र है दृश्यते, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपको गलत नहीं है, बिल्कुल भी सही है ये। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आता है 89 नंबर का, मम ने रोचते तय वाक्यम, वाक्य संशोधन करेंगे, संस्कृत में इसका संशोधन करवाना। दो लगातार वाक्य आपके आए थे ऐसे ही, तो दोनों का आपको सही करवाया था, ये भी आपका ऐसा। ठीक है ना, चलिए अब आपको बताना इसका क्या होगा, तो बता इसका बन जाएगा, देखो माम का मैहाम, देखो मैहाम इसी में तो यही बन जाएगा, मैहाम ने रोचते तय वाक्य में यही बन जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका बन जाता है आपके मैहाम बनेगा, रोच धातु में आपकी चतुर्थ विभक्ति आती है, आपको पता होगा चतुर्थ विभक्ति आती है, इसलिए आपका चतुर्थ वाक्य मैहाम बनता है। बाकी इसमें मया तृतीया, इसमें द्वितीया, इसमें भी तृतीया, इसलिए तीनों गलत हो जाएंगे। इसमें आ जाएगा कौन सा, मैहाम ने रोचते तय वाक्यम। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, उदार चरित्राम तु कुटुंबकम, यानी कि कुटुंबकम ये आपके अति जो सूक्ति है इसको आपको पूरा करना होगा। तो भाई इसमें कौन सा आएगा, इसमें आपका वसुदेव आ जाएगा। ये वसुदेव नहीं है, ये वाला वसुदेव, क्योंकि वसुदेव ये वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वैसा होना चाहिए, वजन वाला होना चाहिए, वक वाला होना चाहिए, इसमें आपका बकरी वाला, इसलिए ये गलत है। आपको वसुदेव ये सही है, ऑप्शन है पर भी आपका डी राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अब हमने कुल 90 प्रश्न कर लिए, तो आपको बताना होगा इन 90 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए। अब देखो मैं आपको देखो SST
और आपके जो SST का आएगा आपका अलग से, जो 60 प्रश्न आता है SST के, किसी के साइंस मैथ होते हैं उसके अलग, उस हिसाब से मैं आपको साइंस मैथ के अलग बना दूंगा, SST का अलग बता दूंगा। लेकिन प्यार साथियों आपको इसमें बता दूंगा आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही कर पाए, ठीक है ना। तो प्लीज़ साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे प्यार साथियों दूसरी वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा मैं SST के 60 प्रश्न, साइंस मैथ के भी 60 प्रश्न और आपकी अन्य जो भाषा है उनके भी 60 प्रश्न लेकर मैं आऊँगा सभी के। तो प्यार साथ जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।